क्लास 7th विषय हिंदी पाठ 6 पृथ्वीराज चौहान। एक ऐतिहासिक नाटक। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से सारांश के रूप में आपको बता रहा हूं, जिसे एक ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में प्रमुख पात्र मोहम्मद गोरी, तुर्क मुसलमान शासक, मंत्री पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और चंदबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मंत्री। ये कुछ प्रमुख पात्र के बीच आपस में बातचीत होती है और इसको लघु नाटिका रूप दिया गया है। इसकी कथावस्तु और सारांश इस प्रकार है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि भारत हमेशा से अच्छे वीर और साहसी योद्धाओं का देश रहा है। हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा वीर वीरांगनाओं की सूरगाथा मतलब वीरता की गाथा को दर्शाता है। और उसमें से एक महत्वपूर्ण शासक चौहान वंश के प्रमुख शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के राजगद्दी पर आसीन थे। उन्होंने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया था और आत्मसम्मान की रक्षा की थी। उन्होंने तुर्क मुसलमान गजनी राजवंश का सुल्तान मोहम्मद गोरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया था। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दिया। मोहम्मद गोरी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के लिए और भारत को लूटने के लिए कई बार उसने प्रयास किया और बार बार उसको पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में इनके द्वारा हारना पड़ता था। अंततः उसने चौहान और चंदेल राजवंश के प्रमुख कन्नौज का राजा जयचंद से दोस्ती करके, समझौता करके और छल से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और अंत में उसको मार देना चाहता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बंदी बनाए जाने के बावजूद भी उसकी गुलामी और अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अंततः अपने मंत्री कवि चंदबरदाई के सहयोग से उसने अपने बुद्धि विवेक से अंततः पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शब्द भेदी बाण चलाकर उसका वध किया था। और अंत में पृथ्वीराज चौहान अपने मंत्री एवं दरबारी कवि चंदबरदाई को तलवार भोंक दिया था और उसने भी पृथ्वीराज चौहान को तलवार भोंका था। अर्थात दोनों एक दूसरे को तलवार भोंककर आत्महत्या कर लिए थे, लेकिन कभी भी अपने साम्राज्य को, है ना, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं लगने दिया, आंच नहीं आने दिया। यही महत्वपूर्ण चीज इस पाठ में बताया गया है। प्रथम भाग में पहला भाग जो है उसका सारांश कुछ इस प्रकार है। मैं पूरे पाठ का सारांश आपको बताया। प्रथम भाग के सारांश में है कि गजनी राजवंश का सुल्तान मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान के राज्यों को कई बार लूटना चाहता था, लूटपाट करने का प्रयास करता था। उसकी इच्छा थी कि वह उसका देश गजनी देश सबसे शक्तिशाली और धनी देश बने। इसलिए
हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसको कई बार उसने लूटने का प्रयास किया और इसी क्रम में उसकी निगाहें दिल्ली के शासन पर टिका हुआ था, जहां पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेदी बाण चलाने में भी वे निपुण थे और इसी क्रम में वह किसी तरह पहली बार हिंदुस्तान की राजगद्दी पर पृथ्वीराज चौहान की राजगद्दी को हथियाने के लिए आया। पृथ्वीराज चौहान के बाद के साथ कई बार युद्ध किया, जिसमें उसको हार जाना पड़ा और अंत में पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री चंदवरदाई के परामर्श के अनुसार उसको क्षमा दान दे दिया था, क्षमा कर दिया था मोहम्मद गोरी को। और यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वह दूसरी दफा मोहम्मद गोरी छल प्रपंच से फिर से भारत पर आक्रमण कर दिया। प्रथम भाग में हमने आपको इतना बताया। इस नाटक के दूसरे भाग में बताता है कि पृथ्वीराज चौहान एक ईमानदार और वीर योद्धा थे और शासक थे, जिनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। उनके अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे राजा उनसे ईर्ष्या करते थे। ये दूसरे भाग का सारांश है। और इसमें सिर्फ मोहम्मद गोरी ही नहीं था, विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्यों के दूसरे सम्राट भी थे। इसी क्रम में जयचंद कन्नौज का राजा था। वह पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्धि और ख्याति देकर ईर्ष्या करता था, इसलिए वह हमेशा राज दरबार में छल प्रपंच से या जैसे भी हो पृथ्वीराज चौहान को हमेशा अपमानित करने के प्रयास में लगा रहता था। इसी क्रम में उसने छल से एक बार अपनी पुत्री जयचंद, राजा जयचंद कन्नौज का राजा था, वह अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर की रचना की, उसका आयोजन किया और उसमें हिंदुस्तान के सभी सम्राट को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। संयोगिता को जब इसके बारे में पता चला तो वह अपने पिता के शयन कक्ष में जाती है और अपने पिता से कहती है कि मैं पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, चुन चुकी हूँ, उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया। उसके बदले वहाँ एक प्रतिमा रखी गई थी, जिस प्रतिमा को पृथ्वीराज चौहान के रूप में अपना वर समझकर संयोगिता ने उसको माला पहना दिया था। पृथ्वीराज चौहान को जब यह बात पता चला तो वह वहाँ पहुँचा और जयचंद को अपनी वीरता सिद्ध करते हुए यह कहा कि इसने मेरी प्रतिमा को वरमाला पहनाई है, इस अनुसार से यह मेरी पत्नी हुई और मैं इसको अपनी पत्नी मानकर यहाँ से ले जा रहा हूँ और किसी भी शासक को यदि रोकने की क्षमता है तो रोक करके दिखावे। लेकिन उसके पराक्रम के सामने किसी की एक नहीं चली और राजा जयचंद पछताने लगा। पश्चाताप के सिवा उसको जो है वह कुछ हाथ में नहीं लगा। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए उसने एक अलग षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में उसने तुर्क मुसलमान शासक गजनी राजवंश का सुल्तान मोहम्मद गोरी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उससे दोस्ती कर लिया। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। मोहम्मद गोरी भी मौके की ताक में था
कि इसके सहयोग से हम पृथ्वीराज चौहान की राजगद्दी को हथिया लेंगे, उसका वध कर देंगे। और जयचंद बेवकूफ़ था, इसलिए उसने मोहम्मद गोरी का सहारा लिया, क्योंकि वह चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करे। इसके लिए उसने ऐसा संधि किया था। और दोनों के सहयोग से अंततः पृथ्वीराज चौहान को छल से बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में डाल दिया। यह बात जब उसके मंत्री पृथ्वीराज चौहान के मंत्री चंद बरदाई को पता चला, तो उसने अपने राजा की रक्षा के लिए मोहम्मद गोरी के सामने जब प्रस्तुत हुआ और उससे इसका कारण पूछा, तो चंद बरदाई को भी पृथ्वीराज चौहान के साथ बंदी गृह में डाल दिया गया। वहां भी पृथ्वीराज चौहान ने अपने आत्मसम्मान के साथ मोहम्मद गोरी के हर क्रूर व्यवहार का सामना किया और उसको जवाब दिया। इसी क्रम में तीसरे भाग में यह बताया गया है कि मोहम्मद गोरी अपने यहाँ एक तीरंदाजी खेल का आयोजन करता है और उस तीरंदाजी खेल में चंद बरदाई के सुझाव से और परामर्श के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को भी उसमें शामिल होने के लिए विनती करता है। अंत में सारांश यह है इस तीसरे भाग का कि पहले तो मोहम्मद गोरी शक पकाता है, अर्थात वह व्यंग पूर्ण वान में चंद बरदाई से कहता है कि तुम्हारा वह अंधा पृथ्वीराज चौहान इस तीरंदाजी में कैसे शामिल होगा, उसको क्या आता है, बहुत तरह की बातें। और चंद बरदाई फिर कहता है कि आपने हमारे इस शासक के तीरंदाजी की कला को देखा कहाँ है, आप देखिए तो सही, उनको एक बार मौका दीजिए। और अंत में जब पृथ्वीराज चौहान को मौका मिलता है इस तीरंदाजी खेल में, तो पिंजरे के अंदर पृथ्वीराज चौहान को जब तीर चलाने की बारी जब आती है, आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, उसी समय पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई से गुप्त मंत्रणा भी करते हैं कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मोहम्मद गोरी कहाँ पर बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है। इसकी पूरी योजना बनाई जाती है और अंततः चंद बरदाई जब खेल प्रारंभ होता है तो वह एक कवि भी था, इसलिए अपने काव्य प्रतिभा के आधार पर उसने एक दोहा गुनगुनाया पृथ्वीराज चौहान के सामने, और वह दोहा था 4 बास 24 गज। ये डिस्टेंस को दर्शाता है, 4 बास। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 अंगुल। 4 बास 24 गज ऊंचाई पर, दूरी पर, और अंगुल अष्ट 8 अंगुली, उसमें भी और जोर दीजिए, ये डिस्टेंस को दर्शाता है, दूरी को, कि इतनी दूरी पर। और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। और उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, सुल्तान तुम, ये चौहान तुम अपना निशाना मत चूकना। उनकी यह अपनी भाषाएं थी। और इस आधार पर जब पृथ्वीराज चौहान को यह पता चलता है तो वह सधे हुए तरीके से वान मारता है, और वह वान सीधे मोहम्मद गोरी के छाती को चीर देता है, उसमें घुसकर उसके प्राण हर लेता है। जबकि मोहम्मद गोरी अचेत था, वह नहीं समझता था कि यह इतना तीरंदाज है, इतना कुशल तीरंदाज है कि यह हमारे ऊपर ही बाण छोड़ देगा। इस बात से वह अनजान था। नतीजा यह निकला कि पृथ्वीराज चौहान का निशाना सही जगह पर लगा। मोहम्मद गोरी
कि छाती को चीरते हुए वह वान बाहर निकल गया, मोहम्मद गोरी मारा गया। उस समय पृथ्वीराज चौहान फिर कहता है कि मैंने अपनी हार का बदला ले लिया, मोहम्मद गोरी आज तुम फिर हमसे परास्त हो गया। और इस प्रकार जब उसको यह आभास हुआ कि उस मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी या दूसरे लोग भी हमें गुलाम बना लेंगे और हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, यह जानकर उसने दास्ता और गुलामी को और आत्मसम्मान को गिरवी रखना पसंद नहीं किया और चंद्रवरदाई के साथ मिलकर दोनों अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एक दूसरे को तलवार भोंककर अपने प्राण का अंत कर दिया। वे कहते थे कि दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है स्वयं देश के खातिर मर जाना। दुश्मनों के हाथों गुलाम होकर के मरना पृथ्वीराज चौहान के शान के खिलाफ था, लेकिन हमारे देश का जयचंद जैसा हरामखोर कह लीजिए अपने देश का द्रोही था, जिसने तुर्क मुसलमान के साथ संधि कर ली थी, उसको अपने देश की मान मर्यादा का ख्याल नहीं था। तो यह इस तीनों पाठ में बताया गया है। इसको ध्यान से आप सुनेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ आप याद करेंगे और इस बाकी इसके सारे प्रश्नोत्तर को मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, उसको ध्यान से देखकर कॉपी पर लिखेंगे और फिर याद करेंगे। इस पाठ में टोटल इतना ही। थैंक यू।